नमस्ते और आदाब अर्ज़ है दोस्तों। पिछली बार हमने बात की सीएबी को लेकर, उसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखा, उसके एनआरसी के साथ के रिलेशन को देखा और क्यों वो एक मॉरली और मेरे ख्याल में लीगली जस्टिफाएबल कानून है, इस पर बात की। जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि अगले वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऑब्जेक्शंस की, जो मीडिया में और पार्लियामेंट में ऑपोजिशन पार्टीज और जो इस कानून की मुखालिफत करते हैं उन लोगों ने रेस की। मैंने 9 घंटे की पार्लियामेंट्री रिकॉर्डिंग्स पूरी लोकसभा और राज्यसभा की सुनी और ऑफकोर्स में बहुत सारी रेपिटेशन भी थी। लेकिन मैंने वो सारी सुन के सारे जो इम्पोर्टेंट स्पीकर्स के पॉइंट्स हैं उनको नोट किया और उस पर मैं अपना नुक्ता नज़र, अपना रिएक्शन, अपनी प्रतिक्रिया आपके सामने रख रहा हूँ। 7 पॉइंट्स मेरे ख्याल तक मेन इश्यूज हैं जो रेस किए गए, और बाकी लोगों ने उन्हीं को रिपीट किया। तो मैं इस प्रोग्राम में मैं 7 मुद्दों पर बेसिकली बात करूंगा और उसके बाद से कंक्लूजन में 2-3 मार्क्स और करूंगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं इसकी अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की। तो बार बार सुना पार्लियामेंट में, जिन्होंने, अगर आपने नहीं सुना है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बार बार ये बात उठी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें दो बातें हैं। एक तो ये है कि मुझे ये समझ नहीं आता कि अम, जो लोग कानून बनाने का काम करते हैं वो कानून को समझने या कानून की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पर क्यों ज़्यादा बात करते हैं। क्योंकि अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कानून, तो वो सुप्रीम कोर्ट का काम है उससे डिसाइड करना कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, ना कि पार्लियामेंट का। क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि पार्लियामेंट में एक आदमी कोई या एक पार्टी अपना कानून लाने की कोशिश करती है, सामने वाली पार्टी कहती है या कॉन्स्टिट्यूशनल है, और फिर वो पार्टी कहती है कि अच्छा आप कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल है तो आप वापस ले लेते हैं। ऐसा नहीं होता। पहली बात तो वो वैसे भी इस करंट पार्टी है, उनके पास मेजोरिटी है, सो दे डोंट केयर कि आप क्या कहते हो। एंड मोर इम्पोर्टेंटली कि हम ये मानते हैं या वो पार्टी ये मानती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर आप मानते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, आप अपनी छोटी सी बात कह लीजिए कि शायद अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी होगा और कोर्ट इसका फैसला करेगी। लेकिन अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी काफी बात हुई। आर्टिकल 14 ये कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, मैं बहुत सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, कि सारे लोगों को कानून को एक ही नुक्ते नजर से देखना चाहिए। अब इसमें दो बात है। एक तो ये है कि ये थोड़ा सा स्ट्रेच होगा इमेजिन करना कि ये नॉन सिटीजन को भी अप्लाई करता है। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि ये हिंदुस्तान के सिटीजन को अप्लाई करता है, कि अगर आप हिंदुस्तान के शहरी हो और आप अगर कानून के पास जाते हो या कानून के दरवाजे खटखटाते हो, अदालत में जाते हो, तो अदालत जो है या गवर्नमेंट जो है, दे आर बाउंड टू ट्रीट यू इक्वली। ये उसका बेसिक एसेंस है। अब क्यों ये आर्टिकल इस केस में अप्लाई नहीं करता, उसका, जैसा मैंने कहा पहले, तो ये है कि ये भी मुझे नहीं पता कि ये नॉन सिटीजन को अप्लाई नहीं करता है कि नहीं, क्योंकि जिन पर हम ये सिटीजनशिप एक्ट, जिनके लिए लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो इस वक्त सिटीजन ही नहीं है। तो यू कैन आर्ग्यू कि उन पर तो लॉ, इंडियन लॉ इस वक्त अप्लाई नहीं करता। बट हालांकि अगर वो बराबर, वो अगर बात ना भी हो और हम सबको एक बराबर ट्रीट करें, और अगर वो आर्ग्यूमेंट वैलिड नहीं है, तो उसकी सब्सटेंशियल आर्ग्यूमेंट को ये है कि उसी आर्टिकल में इंटेलिजिबल डिफरेंस का जिक्र है। यानी कि आप, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, लेकिन आप किसी अच्छी सोची समझी बुनियाद पर इससे एग्जेम्पशन पा सकते हैं। सिंपल एग्जांपल देता हूं। ये सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने भी ये बात राज्यसभा में कही, तो मैं आपको क्रेडिट दे रहा हूँ इसका। जैसे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा होती है वो एसपीजी करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो सुरक्षा होती है वो पुलिस करती है, और आपकी और मेरी जो सुरक्षा होती है वो कोई करता है। तो अगर आप देखा जाए तो ये तो भेदभाव, वी आर बी ट्रीटेड डिफरेंटली, जबकि हम सब भारत के नागरिक हैं। तो इसकी बुनियाद क्या है? इसकी बुनियाद यही इंटेलिजिबल डिफरेंस है, क्योंकि एक सोची समझी, एक सोचे समझे मुद्दे के बुनियाद पर ये डिसीजन लिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि आर्बिट्रेरी लिया जा रहा है, मन मर्जी से नहीं लिया जा रहा है। और इस केस में प्रधानमंत्री को जो थ्रेट है वो मुझसे बहुत ज्यादा है। प्रधानमंत्री की जिंदगी देश के लिए एक आम नागरिक की जिंदगी से शायद ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। और इस हिसाब से उनको स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए हैं। ये आर्ग्यूमेंट का मैं एक और आपको एग्जाम्पल देता हूँ जहां पर इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो हिंदुस्तान में पारसी कम्युनिटी रहती है, वो उनके नंबर्स कम होते जा रहे हैं।
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये इनिशिएटिव है कि पारसी कम्युनिटीज के हेरिटेज और उनको बचाने के लिए, एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए एक इनिशिएटिव, उसका नाम है जियो पारसी। तो वो जियो पारसी जो है वो पारसी कम्युनिटी के लिए है। अब अगर हम ये दलील लें कि ये जो कानून है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि वो एक 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 ग्रुप को एक्सक्लूड करता है या इंक्लूड करता है, तो मैं भी ये दलील लूंगा कि जियो पारसी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्यों आप हिंदुओं को जियो हिंदू नहीं कर रहे हो, या जियो सिख नहीं कर रहे हो, या जियो यहूदी नहीं कर रहे हो? उसका दरअसल मकसद ये है कि अगर आपके पास कोई बुनियाद है एक चीज पर फोकस डिफरेंटली करने की, तो वो जायज है। इन दिस केस पारसीज के नंबर बढ़ते जा रहे हैं और उसको शायद बचाया भी जा सकता है खत्म होने से उस समाज को, तो उसके लिए एक प्रोग्राम सरकार लाएगी। तो ये हुई आर्टिकल 14 की बात। दूसरा मुद्दा ये है कि आप भारत की नागरिकता या शहरियत को, सिटीजनशिप को, यानी मजहब के या धर्म के आधार पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उस पर उसको बेस कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो दलील है ये भी सच नहीं है। जैसा मैंने जियो पारसी वाले एग्जाम्पल में आपको समझाया, ये जो कानून है ये किसी को एक्सक्लूड नहीं कर रहा है, ये एक सर्टन ग्रुप को प्रायोरिटाइज कर रहा है। क्या ये नहीं कह रहा है कि हिंदुस्तान में जो बाहर के मुसलमान हैं, इंक्लूडिंग मुसलमान फ्रॉम पाकिस्तान, वो यहाँ के शहरी नहीं बन सकते? ऐसा नहीं कह रहा है। अगर ऐसा कहता तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल वाकई में होता, लेकिन ऐसा नहीं कह रहा है। वो सिर्फ ये कह रहा है कि बाकी सब के लिए एक कानून बना हुआ है, जिस कानून के तहत आज भी, इस कानून के बावजूद भी, पाकिस्तान के मुसलमान भी हिंदुस्तान की शहरियत हासिल कर सकते हैं, नागरिक बन सकते हैं। जैसे कि अदनान सावी साहब बने, वो कैसे बने? एग्जिस्टिंग लॉज के हिसाब से बने। यहाँ रहे 10-11 साल रहे, उन्होंने ओथ ली, उन्होंने अपनी दलील पेश की, कहा कि नहीं मैं कल दिल से हिंदुस्तानी हूँ और उनको सिटीजनशिप देनी। वो प्रोविजन एग्जिस्ट करता है। ये कानून सिर्फ ये कह रहा है कि एक सर्टेन ग्रुप के लिए हम थोड़ा कंसेशन बढ़ा रहे हैं, 11 साल रुकने की जरूरत नहीं है, 6 साल रुकने की जरूरत है। और वो जो ग्रुप है उसका डेफिनेशन जो है वो माइनॉरिटीज के तौर पर दिया गया है। सो इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टिंग सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। All religions can become citizens of India. However, it is making it easier for certain religious minorities from certain persecuted countries in our neighborhood to become citizens. That's all it's doing. तो ये कहना कि ये रिस्ट्रिक्ट करता है, ये लीगली और मॉरली दोनों तरफ से अगर इसको देखा जाए तो ये गलत। तीसरा मुद्दा, कई पार्टीज ने ये कहा कि ये एंटी मुस्लिम है, तो ये पिछले पॉइंट से जुड़ा हुआ है। अब पहले तो आप ये समझिए कि बीजेपी जो भी करता है, ऑपोजिशन ये कहती है कि वो एंटी मुस्लिम है, और बीजेपी जो भी कर ले, वो जो कुछ भारत का कोई एक हिस्सा है मुसलमानों का, वो बीजेपी का समर्थन वैसे भी नहीं करेगा। तो थोड़ा सा हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि वैसे भी ये एक्यूजेशन तो बीजेपी पे लगेगी। मतलब वो जीएसटी लाएंगे तो भी एंटी मुस्लिम है, और ट्रिपल तलाक को अगर खत्म करेंगे तो भी एंटी मुस्लिम है, 370 को अगर उसकी पावर्स खत्म करेंगे तो भी एंटी मुस्लिम है, तो वो उन पे एक्यूजेशन लगता है। However, इसमें हमें ये समझना है कि ये एंटी मुस्लिम क्यों नहीं है। जैसे मैंने पहले ये बताया कि इसमें मुसलमान जो बाहर से आना चाहते हैं सिटीजनशिप लेके, उनका पाथवे जो एग्जिस्टिंग है वही रहेगा, वो रास्ता खुला है, दरवाजा खुला है, उस पे इससे कोई फर्क नहीं। दूसरी बात ये है कि ये जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनसे इसका कोई ताल्लुक नहीं। जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो हिंदुस्तान के शहरी हैं, उनको सारे समान नागरिकों के बराबर के हक हैं, और उन्होंने वो हकों का इस्तेमाल भी किया। हिंदुस्तान एक ही जगह है जहाँ पर मुसलमान जो माइनॉरिटी में है वो सुख से जीत जाए। प्रेसिडेंट से लेके आर्मी से लेके चीफ जस्टिस से लेके इलेक्शन कमीशन तक लेके सब जो बड़े बड़े औहदे हैं उस पर वो बैठ चुके हैं, और अपने कामयाबी की बुनियाद पर बैठे हैं, और उसमें मुझे कोई शक नहीं, बस कामयाब मुसलमान भी गए हिंदुस्तान में। तो हिंदुस्तान के मुसलमानों से इनका इस कानून का कोई ताल्लुक नहीं। अब इसमें एक दूसरी बात आती है कि जिन लोगों को एनआरसी, और ये जो बात है ये सिर्फ आसाम पे अप्लाई करती है, बाकी जो रेफ्यूजीज है सिंध से जो आए हैं राजस्थान में वगैरह, उन पर नहीं अप्लाई करती। लेकिन जिन इलीगल इमिग्रेंट्स को एनआरसी ने आइडेंटिफाई किया, मैंने पिछले वीडियो में कहा था 19 लाख पीपल। अब आप ये कह रहे हैं कि आप उनमें से हिंदुओं को शहरी बना देंगे, हिंदू और बाकी कम्युनिटीज को, और मुसलमानों को नहीं बनाएंगे, इसलिए ये एक्ट मुसलमान है। अब देखिए इसका भी एक मजेदार बात है, आप अगर ध्यान से समझें तो जो इलीगल है वो तो इलीगल है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो।
उनका करंटली दे आर स्टेटलेस, उनका कोई स्टेट नहीं है, दे आर इलीगल इन दिस कंट्री, और उनका कोई दूसरा देश नहीं है जहां वो जा सकते, ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट क्या ये दे रहे हैं कि जो 19 लाख है, उनकी जो इस ये अगर कानून ना होता तो उनका जो स्टेटस है वो सबका इलीगल इमिग्रेंट का है। अब उनमें से कुछ जो है नंबर एक्स मान लो, उनको आप सिटीजनशिप देके उनको रेगुलराइज कर देंगे, तो जो बाकी बचे वो क्या इस बुनियाद पे ना खुश होंगे कि क्योंकि आपने उनको दिया हमें नहीं दिया इसलिए ये एंटी मुस्लिम है? क्योंकि अगर ये कानून नहीं होता तो उनका जो सिचुएशन है वो सेम होता, उनका जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है कंट्री के अंदर वो बिल्कुल वही है जो आज है। आज उनके पास कोई हक नहीं है, ये कानून आने के बाद भी उनके पास कोई हक नहीं होगा। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि आप उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि या तो उनको भी दो या किसी को भी ना दो। तो ये दूसरी तरह की दलील हो गई। ये तो वो बात हो गई कि अगर कोई और तरक्की करे तो मुझे ईर्ष्या होती है उस बात से, और अगर मैं नहीं करूँगा तो कोई और भी नहीं करेगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा जो उनका सिचुएशन है या उनका जो स्टेट है कंट्री में, उस पर इस कानून से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। दे आर इलीगल एंड दे विल रिमेन इलीगल, ठीक है? एक छोटे सेक्शन को हम अलग राइट्स दे रहे हैं, और एक तरह से इसको देखा जाए अगर आप बिल्कुल मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, 19 लाख लोग जो है वो इलीगल है आसाम में। अगर हम एक बहुत ही हार्ड लाइन पॉइंट ऑफ व्यू दें, इन 19 लाख लोगों को हमें देश के बाहर फेंकना है। ह्यूमन राइट्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो हम ये कहेंगे कि क्या 19 लाख लोगों को आप फेंक दोगे? ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है, वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? ये कानून आने के बाद में 19 लाख में से चलो समझो 10 लाख को नहीं फेंकना पड़ेगा, 9 लाख को फेंकना पड़ेगा। तो आप बताइए कि कौन सा सिचुएशन बेटर है एक मॉरल और एक ह्यूमन राइट्स पॉइंट ऑफ व्यू से? सारे 19 लाख को फेंकें या 10 लाख को ना फेंकें, 19 लाख को फेंकें? तो ये उसका मुद्दा है। ये एंटी मुस्लिम इसको रेटोरिक जोड़ रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जो मुसलमान इलीगल इमिग्रेंट्स हैं कंट्री में, देयर सिचुएशन डज नॉट चेंज विद दिस लॉ। ओनली थिंग इज कि जो दूसरे हैं उनकी सिचुएशन बेहतर होती है। चौथा मुद्दा, कई लोगों ने पार्लियामेंट में ये बात उठाई कि जो बाकी देश है, भूटान है, बर्मा है, श्रीलंका है, चीन है, पता नहीं कहाँ कहाँ से देशों के नाम ला रहे थे, वहां से हम क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे रेफ्यूजीज को? ठीक है, परसिक्यूटेड रेफ्यूजीज को, जैसे श्रीलंका से तो तमिल आते हैं हिंदुस्तान काफी। तो उसमें ये बात हमें समझनी है कि एक प्रेरोगेटिव होता है सरकार का, स्टेट का। हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, और हर वक्त हर रेफ्यूजी क्राइसिस की सिचुएशन सेम नहीं होती। इस वक्त सीरिया की जो रेफ्यूजी क्राइसिस है वो दुनिया में सबसे बड़ी रेफ्यूजी क्राइसिस है। तो जब दुनिया की कंट्रीज उनको एक्सेप्ट कर रही हैं जैसे कि जर्मनी वगैरह, उनका फोकस ऊपर है बिकॉज वहां के हालात सबसे खराब है। उसी तरह से जब श्रीलंका में जंग हुई थी एनडीटी और सरकार, वहाँ की जो सरकार है उनके बीच में, तो हमने श्रीलंकन तमिल्स को भी एक्सेप्ट करके उन्हें सिटीजनशिप दी थी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज। हो चुका है पहले। उसी तरह से जब युगांडा में इदी आमीन नाम के डिक्टेटर आए थे, उन्होंने सारे हिंदुस्तानियों को बाहर निकाल दिया, उनको आपने रिपैट्रिएट किया था, जबकि उनके पास कोई कागजात नहीं थे हिंदुस्तान के, वो तो कई सदियों से वहां थे। और उनके साथ तो आप ये भी नहीं कह सकते कि उनके पास कोई चॉइस नहीं था, जो मैंने पहले एक पॉइंट बताया था आपको पाकिस्तान के केस में, कि जो वहां के हमारे हिंदू हैं वो तो उन्होंने तो लाकर मांगा था, वो तो अपने घर पर ही रहते थे, आप उन्होंने कोई बंटवारे की बात नहीं की थी। युगांडा तो जो गए थे वो तो ट्रेड के लिए गए थे, तो एक तरह से तो आप ये कह सकते हैं कि उनका कोई हिंदुस्तान का हक भी नहीं है, लेकिन उनको हमने वापस ले लिया, उनको सिटीजनशिप दे दी। इस बार हम ये पर्टिकुलर ग्रुप की बात कर रहे हैं, यानी कि जो पुराना हिंदुस्तान था उसमें जो बचे कुचे हिंदू वगैरह हैं और परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं, उनको प्रायोरिटाइज किया जा रहा है। एक बार दोबारा मैं कहूंगा, इंग्लिश में कहते हैं इट इज नॉट अ जीरो सम गेम, यानी कि उसका ये मतलब नहीं कि कभी किसी और को रेफ्यूज नहीं दिया जा सकता। इसका मतलब सिर्फ ये है कि इस कानून से इन लोगों की जो जिंदगी है वो आसान हो। आगे और भी कानून बन सकते हैं और एग्जिस्टिंग कानून के तहत भी आप दूसरों को ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मुद्दा है कि बाकियों को क्यों नहीं ले रहे, उसका सरल जवाब ये है कि इस वक्त हम इस पर्टिकुलर ग्रुप को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे इतिहास में हमने या तारीख में अगर आप देखिए तो दूसरे जो परसिक्यूटेड ग्रुप्स हैं उनको भी हमने प्रायोरिटाइज किया था। और कुछ एग्जांपल्स हैं श्रीलंकन तमिल्स, युगांडन इंडियंस ज्यादातर गुजराती, और तिब्बतियन बुद्धिस्ट। इन तीनों को हम सिटीजनशिप और रिपैट्रिएशन पैकेजेस दे चुके इस कानून के पहले। पांचवा मुद्दा, कई लोगों ने ये भी कहा कि मुसलमान समुदाय जो है उसमें भी परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज होती हैं, जैसे कि पाकिस्तान में अहमदी और शियाओं पर इस वक्त काफी जुल्म हो रहा है। हजारा एक कम्युनिटी के अफगानिस्तान बॉर्डर को रखते हैं, उन पर भी जुल्म हो रहा है।
रोहिंग्यास के बारे में तो आप जानते ही हैं, हालाँकि वो थोड़ा अलग कहानी है क्योंकि वो उस देश के हैं जिनसे हमारी कोई सरहद नहीं है और उनको ये नहीं कहा जा सकता कि वो हिंदुस्तानी थे अ, किसी भी वक़्त। लेकिन चलो 1 मिनट अगर हम अहमदियों या शियाओं या हज़ारों की बात करें, तो उसमें उनको हम रेफ्यूज नहीं दे रहे हैं। ये एलिगेशन लगाया गया है या आरोप लगाया गया है सरकार पर और इस कानून पर। पहले तो मुझे ये बात बोलनी ज़रूरी है कि जो अहमदी और शिया थे हिंदुस्तान के, वो पाकिस्तान बनाने में इंस्ट्रूमेंटल थे, यानी कि उनका बहुत बड़ा हाथ था उसमें। तो ये मत आप समझिए कि वो कोई बहुत ही हुब्बे वतन देश परस्त लोग थे, जिन्हें हिंदुस्तान से बहुत प्यार था और उन्होंने पाकिस्तान के आइडिया को रिफ्यूज़ किया था। बिल्कुल उसके बरक्स है। शिया कम्युनिटी बहुत एक्टिव थी पाकिस्तान मूवमेंट में। इनफैक्ट जो सारा इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था पाकिस्तान का, वो शिया का ही था। ये जो उर्दू ज़बान और जो थोड़ा-सा लखनऊ का उनका तहज़ीब वगैरह का जो सारा तरीका है, जो पाकिस्तान की आइडेंटिटी का बुनियाद है आज, अ, वो बेसिकली शिया आइडेंटिटी थी। मतलब सुन्नी तो बहुत गरीब लोग थे और उनके वो तो बहुत अनऑर्गनाइज़ थे। ये सब बेसिकली शिया मोहम्मद अली जिन्ना खुद शिया थे। तो ये ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो वहाँ फँस गए, जैसे हिंदू फँस गए। उन्होंने माँगा था और वो अपने मर्ज़ी से वहाँ गए, बहुत सारे। दूसरी बात ये है कि वो मुसलमान जो है उनके आपस का झगड़ा है और आपस के झगड़े से मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप खुद को मुसलमान कहते हैं, शिया या अहमदी खुद को मुसलमान मानते हैं और आप एक मुसलमानी रियासत यानी कि इस्लामिक रिपब्लिक में रहते, वहाँ पर अगर आप सेफ नहीं महसूस करते, तो फिर आप कहाँ सेफ महसूस करेंगे? या तो आप ये बोल दो कि नहीं मैं मुसलमान ही नहीं, ठीक है, क्योंकि बाहर में जाए ऐसा मज़हब जहाँ पर मैं अपने मज़हब के अपने देश में सेफ़ली नहीं रह सकता। या तो आप वापस आके माफ़ी माँगो और बोलो कि हमसे गलती हो गई थी और शायद हम मान लें, लेकिन आज वो बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है उसके लिए कोई और तरीका बनाया जाए। लेकिन वो उनकी सेक्टेरियन क्राइसिस है और उनसे हमारा कोई डायरेक्ट इस तरह का ताल्लुक नहीं। अभी और उसमें आखिरी बात मैं ये भी कहूँगा कि उनके पास और भी ज़रिए हैं और जगहों पर जाने की, और भी देश हैं जो मुसलमान देश हैं, जिनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो इन ये परसिक्यूटेड मुस्लिम सेक्ट्स को जगह दें। और मज़ाक की बात तो ये है कि जो इमरान खान वग़ैरह कहते रहते हैं कि मक्के की रियासत बनने वाली है और बीच में मैं पढ़ रहा था कि कैसे मोहम्मद साहब जो हैं वो ह्यूमन राइट्स को लेके आए थे इस दुनिया में पहली बार। तो आप मिसाल बनाइए ना फिर अपने देश की। अपने देश में आप मुसलमान की जो सेक्ट्स हैं उनको आप सेफ नहीं रख सकते। आप मानो बाकी हिंदुओं को तो छोड़ो, तो दे हैव अदर अपॉर्च्युनिटीज़ और अगर उनका नहीं वो काम बनता, देन वी हैव टू रिमेंबर कि उन्होंने देश जो बनाया नया उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ था और अगर वो भी हम माफ़ कर दें, तो उसमें मेरा जवाब ये है कि आज नहीं। और आज नहीं से मेरा मतलब ये है कि ये जो कानून है, इसमें मैं अभी आपके बारे में नहीं सोच रहा हूँ क्योंकि आप यू आर नॉट द मोस्ट अफेक्टेड। जो प्रायोरिटी है मेरी और जो मेरे पास रिसोर्सेज़ हैं, उसमें अभी आपका नंबर नहीं आया है। शायद आगे जाके कभी आपको भी हम जगह देने का सोच सकते हैं। ऐसी कोई इस कानून में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि उनको दोबारा हम रेफ्यूजी स्टेटस ना दें। ऐसी उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। छठा मुद्दा, सीएबी और एंटी एनआरसी रेटोरिक जो हम सुन रहे हैं, यानी कि आपने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस को सीएबी से जोड़ दिया। पहली बात तो ये समझिए कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है वो पूरे हिंदुस्तान के लिए है। लाखों रेफ्यूजी जो हैं वो पाकिस्तान से आए हैं, ना कि बांग्लादेश से, और वो दिल्ली से आए हैं। वहाँ पर दिल्ली, राजस्थान इलाकों में, गुजरात में रहते हैं, कच्छ में, ना कि आसाम में। तो उनका ये एनआरसी से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि एनआरसी एक आसाम स्पेसिफिक एक्सरसाइज है इस वक्त, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर चलो आपकी जो कंसर्न है एनआरसी को लेके वो अगर कोई मुनासिब कंसर्न भी है, तो भी आप ये नहीं कह सकते कि आपकी कंसर्न की बुनियाद पे वो बाकी की जो है वो भी लटक के जाए, ठीक है। उनको तो अपने हक मिलने चाहिए, लेकिन वो कंसर्न भी जो है वो ना गैर मुनासिब है और वो इसलिए गैर मुनासिब है बिकॉज एनआरसी जो है वो आसाम अकॉर्ड, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात की थी, उसकी बुनियाद पर कंस्टिट्यूट की गई और उसकी अपनी लीगल स्टैंडिंग है। आसाम अकॉर्ड में हिंदुस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट ने आसाम की स्टेट गवर्नमेंट को ये प्रॉमिस किया है कि 1971 के पहले से जो आसाम में रहते हैं उनको ही आसाम में रहने का हक है। ये स्टेट ने डिमांड की थी, उनके स्टेट ने, ठीक है। ये डिमांड आप पर भी लागू होती है, मुझ पर भी लागू होती है। तो उसका मतलब ये है कि जो वहां पर सिटीजन्स बनेंगे, जो वहां रह रहे हैं, उन पर भी ये कानून लागू होता है, बिल्कुल उसी तरह लागू होता है जैसे आप पर मुझ पे होगा। इनफैक्ट आप ये भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि
उन पर अब तो वो लागू होता ही नहीं है, क्योंकि अब तो वो हमारे कानून के दायरे नहीं रही है, सिटीजन ही नहीं है, तो आसाम अकॉर्ड उन पर लागू ही नहीं होता है एक तरह से। मतलब सिर्फ उनको बाहर आप निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा था बांग्लादेश तो उनको वापस लेगा नहीं। तो आप जो समझौता कर चुके हैं आसाम और सेंट्रल गवर्नमेंट के इशू समझौता हुआ है, दैट इज उसको इंग्लिश में कहते हैं इनकम्बेंट, इट इज इनकम्बेंट ऑन द गवर्नमेंट टू फुलफिल दैट प्रॉमिस। अगर वहां पर जो रह रहे हैं इलीगल रेफ्यूजीज और माइग्रेंट्स, उनमें से आप रेफ्यूजीज को सिटीजन ऑफ इंडिया बना देते हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि जो आसाम अकॉर्ड के तहत वादा हिंदुस्तान की सरकार ने आसाम की सरकार से किया है, वो भी किसी भी तरह से नलीफाई या वॉइड हो जाता है। उन पर वही कानून अप्लाई करेंगे जो आप और मुझ पर करते हैं एज नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया, जो किसी और राज्य सूबे में रहने वाले लोग। तो ये बिल्कुल मिस इन्फॉर्मेशन है कि ये एनआरसी एनआरसी और सीएबी जो है वो हैंड इन हैंड है। हाँ, ये बात सही है कि सीएबी इस वक्त इसलिए लाया गया है कि अगर वो 19 लाख एनआरसी में 10 लाख हिंदू हैं, तो पहले तो उनको रेगुलराइज कर दिया जाए, लेकिन उसके बाद में रेगुलराइज करने के बाद में उनका वही हक होगा जो आपका या मेरा है। अगर वो 1971 के पहले से आसाम में नहीं थे, तो वो आसाम में नहीं रह सकते, यानी कि दे आर नॉट डोमिसाइल ऑफ आसाम, वो कहीं और जाना पड़ेगा। मतलब रह सकते हैं, लेकिन वो जगह वगैरह नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो और 1971 की अगर आप बाद आए हैं, तो यू आर फ्री टू मूव इनटू सम अदर सिटी कंट्री स्टेट इन इंडिया। ये बात मैंने पिछले वीडियो में भी कही थी कि एक अनआंसर्ड क्वेश्चन है ये कि वहाँ जो लोग रह रहे हैं, जब वो सिटीजन बन जाएंगे, उनको क्या रिसेटल करेंगे। बट वो तो अनगोइंग क्वेश्चन है, उसका सीएबी से कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो आज भी वहाँ रह रहे हैं और आप उनको वहाँ से हटा नहीं पाए। एटलीस्ट सीएबी के जरिए आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन इलीगल है और आप कौन सिटीजन हो गया है। जो सिटीजन है, आप उनको कह सकते हैं कि भाई आप सिटीजन हो इंडिया के, और इंडिया का ये समझौता है आसाम गवर्नमेंट के साथ, जिसके तहत आप आज की जमीन नहीं ले सकते। एंड शायद वो खुद ही वहां से फिर चले जाए, क्योंकि उनको ये हक हासिल नहीं होगा। तो ये एक मैंने सोचा कि एक पॉइंट जो क्लैरिफाई किया जाना चाहिए कि एनआरसी और सीएबी को लेके बहुत कुछ जोड़ा है। बंगाल वालों ने बहुत हंगामा किया एनआरसी को लेकर, डेरेक ओब्रायन अपने लगे हुए थे कि हम बंगाल में एनआरसी नहीं होने देंगे वगैरह वगैरह। तो उनका जो खौफ है वो कुछ और है। पहले तो ये बंगाल की एनआरसी का हम बात नहीं कर रहे, ठीक है। उनको बंगाल की एनआरसी को सीएबी और आसाम की एनआरसी से जोड़ने की क्या जरूरत है, मुझे पता है। अगर वो ये कह रहे हैं कि हमारे बंगाल में जो 27% मुस्लिम है, उनको हम किसी को हाथ नहीं लगाने देंगे, तो ठीक है, वो ये कह रहे हैं, ठीक है। हालांकि मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ, बट दैट इज वन पॉइंट ऑफ व्यू। आप अगर बंगाल में जाए तो वहां पर काफी हद तक एंटी मुस्लिम, विच बेसिकली मीन्स एंटी बांग्लादेशी मुस्लिम रेसेंटमेंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर्स है वहां पर, और वो भूल मिल जाते हैं क्योंकि उनकी सभ्यता एक है, भाषा एक है। तो उनको डिफ्रेंशिएट करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन डेरेक ओब्रायन ने ये जो इतनी बड़ी इस तकरीर की पार्लियामेंट में कि अभी आप हिटलर बन गए, कॉन्सेंट्रेशन कैंप हो गया, ये हो गया, पता नहीं क्या बोल रहे थे। मतलब ये उनका जो एक्चुअली एक बार बात बताता हूँ। डेरेक ओब्रायन ने एक एग्जांपल दिया ओब्रायन फैमिली का। ओब्रायन फैमिली है आदि आयरिश के जो ऑरिजिन, उसके वो कह रहे थे कि उनका जो आधा परिवार था वो पाकिस्तान में था, ठीक है। बाद में वो ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान के ओब्रायंस थे, ठीक है, ओब्रायंस आप समझिए जैसे पाकिस्तान के जो चोपड़ा थे, ठीक है, उनका सरनेम है ओब्रायन। तो पाकिस्तान के जो ओब्रायंस थे वो आज खत्म हो गए, या तो वो कन्वर्ट हो गए, या वो भाग गए कनाडा और अमेरिका और यूके, या तो उनका कत्ल हो गया और उनका भी कोई लापता नहीं। यानी कि ओब्रायंस जो पूरा खानदान था वहां का, उनका नाम और निशान मिट गया। फिर वो कहते हैं कि हमारा ओब्रायन जो हिंदुस्तान के है, यानी कि खुद डेरेक ओब्रायन, उनका नाम और निशान जो है वो नहीं मिटा, और वो तो प्रॉस्परस इन इंडिया। और वो कहते हैं दिस इज बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी ये देखिए सेल्फ डिफीटिस्ट आर्ग्यूमेंट है। मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आप थोड़ा गौर फरमाइए मैं क्या कह रहा हूँ। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन ही उनकी माइनॉरिटीज को बहुत सख्त थी, ठीक है। लियाकत नेहरू जो पैक्ट है, दिल्ली पैक्ट, उसके तहत भी उन्होंने प्रॉमिस किया था दैट वी विल टेक केयर ऑफ माइनॉरिटीज। उसके बावजूद ओब्रायन साहब कह रहे हैं कि ओब्रायन खानदान पाकिस्तान में जो है वो या तो मार दिए गए, या कन्वर्ट हो गए, या भाग गए। ये खुद कह रहे हैं वो पार्लियामेंट में। तो इट इज नॉट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अबाउट द नेचर ऑफ द पीपल। हिंदुस्तान में क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए वो महफूज नहीं रहे, क्योंकि ये हमारा एक हिंदू माइंडसेट है, एक स्पिरिट का कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाई थी, कहीं ऊपर से नहीं आ गई थी, ठीक है। और क्योंकि मेजॉरिटी कम्युनिटी आपके प्रति आपको लेके बहुत टॉलरेट है और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपने तरह से तरीके से रहिए, इसलिए आप सर्वाइव करते हैं। ना कि सिर्फ सर्वाइव करते हैं, आप इलेक्ट होकर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में पहुंचते हैं। आपको वोट कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पर आपको थोड़ी वोट देते हैं।
जो बेसिकली वहाँ के गाँव के हिंदू हैं और मुसलमान भी हैं, वो आपको वोट देते हैं, ठीक है? क्योंकि हम इन बातों पे ध्यान नहीं देते कि आपका मज़हब क्या है, आपका लास्ट नेम क्या है, और पाकिस्तान में देते हैं। इसका कॉन्स्टिट्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सेफगार्ड्स हैं माइनॉरिटीज़ के लिए, और उसके बावजूद उनको वहाँ पर बिल्कुल बुरी तरह से हाईलाइट किया है कि उनको बिल्कुल एक नाम निशान उनका मिटा दिया गया है। सातवां मुद्दा, इसी तरह एक ट्वीट आई पिछले दिनों की, आकर की बात कर रहा हूँ, कि राहुल गांधी ने कहा कि ये जो कानून है, ये सीएपी, ये नॉर्थ ईस्ट को क्लेंस कर देगा, खत्म कर देगा उनकी तहजीब, उनकी कल्चर को। अब देखिए, जो उनकी कल्चर को प्रोटेक्ट करने के कानून बनाए गए हैं, वो तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन में 6 शेड्यूल हो, ऑफ कोर्स कांग्रेस इंस्ट्रूमेंटल थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, चाहे वो असम अकॉर्ड हो जो राजीव गांधी ने साइन किया था उन दिनों के असम की लीडरशिप और स्टूडेंट्स यूनियन के साथ, उसके बुनियाद पे वहाँ कुछ किया नहीं, वो लाखों लोग वहाँ रह रहे इलीगल, लेकिन ये कानून उन्होंने बनाए हुए थे। ये जो कानून है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, इसका उन कानूनों से कोई ताल्लुक नहीं है। वो कानून अभी भी वैलिड है और आगे भी वैलिड रहेंगे। इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है हिंदुस्तान की, उनकी कमिटमेंट है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को कि आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपके राज्यों में, आपके स्टेट्स में कौन रह सकता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे 370 में जम्मू एंड कश्मीर का एक अपना स्टेट सब्जेक्ट लॉ था, यहाँ स्टेट सब्जेक्ट लॉ के बजाय उसमें कुछ और तरह की रिस्ट्रिक्शन थे, जैसे ILP आपके पास होना चाहिए, या आसाम हाई कोर्ट के केस में अगर आप 71 के पहले से आसाम में रह रहे थे तो आपको हक है आसाम में रहने का। लेकिन ये कहना कि ये इस CAB की वजह से नॉर्थ ईस्ट एथनिकली क्लिंज हो जाएगा, वो पहले तो टोटली इनएक्यूरेट है और इररिस्पॉन्सिबल भी है, क्योंकि वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और हो सकता है कि उन प्रोटेस्ट में उनकी कुछ वजह जो है वो इस तरह के बेबुनियाद स्टेटमेंट्स भी हैं। उसको अगर समराइज करें तो ये है कि इस कानून से वहाँ की सिचुएशन जो है वो खराब तो नहीं होगी। जो वहाँ रह रहे हैं वो वहाँ हमेशा से रह रहे हैं 40-50 साल से, और वो रहते रहेंगे। उम्मीद यह है कि जब उनमें से कुछ लोगों को सिटीजनशिप मिल जाएगी, जैसे जो मैंने आसाम की बात की थी पहले, 19 लाख लोग हैं, समझिए उसमें से 10 लाख हिंदुओं को सिटीजनशिप मिल गई, तो पहले तो ये है कि अब उन पे ये कानून हिंदुस्तान का जो है वो लागू होता है कि भाई आप वहाँ जाके नहीं रह सकते, जैसे आप मैं नहीं रह सकते, उन पर भी वो लागू होता है, अनलेस दे मीट द कंडीशंस। तो आप उनसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो उस कानून का पालन करें और कहीं और जाके रहें, ठीक है? क्योंकि आप कहीं और जा सकते हैं, डोंट फॉरगेट दैट। आज वो वैसे भी कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास कोई हक ही नहीं है कहीं जाने का। तो वर्स्ट केस में वो कहीं नहीं जाएँगे, और बेस्ट केस में या तो वो खुद कहीं चले जाएँगे या उनको सरकार रीसेटल भी कर सकती है, in line with the promises that the government has made to the North East states. लेकिन जैसा मैंने कहा कि इस कानून से नॉर्थ ईस्ट का कोई नुकसान नहीं होगा, और ना ही वो एग्जिस्टिंग जो उनके साथ किए गए समझौते हैं, माहदे हैं, उनको किसी भी तरह से डाइल्यूट नहीं करता है। वो बिल्कुल अपनी जगह है, और इस स्टेट पर, हमारे कंट्री की गवर्नमेंट पर ये इनकम्बेंट है कि हम वो प्रॉमिसेस जो किए गए हैं वो फुलफिल करते रहें। और ये राहुल गांधी की स्टेटमेंट से एक बात और ध्यान आती है कि इतनी ये डिसअपॉइंटिंग और चाइल्डिश किस्म की रिमार्क है, ना ये लीगली एक्यूरेट है, ना ये मॉरली करेक्ट स्टेटमेंट है कहने के लिए कि वहाँ के नॉर्थ ईस्ट की कल्चर खत्म हो जाएगी। ना आपने कुछ किया है उनकी नॉर्थ ईस्ट की कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए। उनकी कल्चर तो बहुत वजहों से चेंज हो रही है, वहाँ तो 90% क्रिश्चियन हो गए हैं, पर 70 साल उसकी वजह से भी चेंज हो रही है, उसकी कोई बात नहीं करता है। और आपने बीजेपी को गाली देने के चक्कर में एक कानून के बुनियाद पे ये कह दिया कि वहाँ की कल्चर खत्म हो जाएगी। यह भी नहीं सोचा कि ये जो कानून है ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लिए नहीं, ये लाखों लोग दिल्ली में रहते हैं, सिंध से जो आए हुए रेफ्यूजीज राजस्थान में रहते हैं, उनका तो वैसे भी NRC और आसाम से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको क्यों नहीं मिले सिटीजनशिप? तो इतनी रिप्रेहेंसिबल, चाइल्डिश और बेबुनियाद किस्म की ये स्टेटमेंट्स जो आती है कांग्रेस से, उसकी ये उसकी शिखर पर ये ट्वीट है मिस्टर गांधी की कि इस कानून से नॉर्थ ईस्ट की जो कल्चर है वो खत्म हो जाएगी। और मैं इसकी आई कंडेम दिस, निंदा करता हूँ, और आई एडवाइज यू कि आप इन बातों को थोड़ा सोच समझ के लीजिए, पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लीजिए, और क्रिटिकली उसको एग्जामिन करें। और भी कुछ बातें पार्लियामेंट में उठाई गई थी। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो वकील है सारे ओवैसी साहब, सिब्बल साहब, वो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की बात करते हैं। जैसा मैंने कहा कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट देख लेगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपने अपने जो वकालत करनी है, उनकी जो कागज हैं वो जला देंगे, एंड स्टॉप प्रैक्टिसिंग लॉ अगर वो गलत साबित हुए तो।
क्योंकि हरीश साल्वे जो बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं इंडिया का, उन्होंने कल ही इंटरव्यू दिया एनडीटीवी को, और उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली समझाया है कि क्यों ये लीगली उनकी नज़र में वैलिड है। तो कम से कम ये तो कहा जा सकता है कि एक टॉप पॉइंट ऑफ व्यू, टॉप लॉयर का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये वैलिड है। हो सकता है ना भी हो, लेकिन एक लॉयर जो किसी पार्टी के नहीं है वो कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। और उन्होंने जनरली वो वैसे लीगैलिटी की ज़्यादा कोई और बात नहीं करते हरीश साहब, मॉरलिटी की बात नहीं करते, लेकिन उन्होंने ये भी हल्का सा जो उनका इंटरव्यू था श्रीनिवासन जैन एनडीटीवी वाले के साथ, हल्का सा उन्होंने ये भी इशारा कर दिया कि ये कानून भी अच्छा कानून है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप वो पूरा उनका जो इंटरव्यू है वो ज़रूर सुने, 20 मिनट का है, और उसका लिंक जो है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो ज़रूर आप सुनिए, खास करके अगर आपको लीगैलिटी ऑफ दिस लेजिस्लेशन में इंटरेस्ट है तो। आखिर में यही कहूँगा कि इवेंचुअली कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लोगों ने बनाई होती है, ये कोई आसमान से नहीं आई है। अगर कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट भी करता है, लेकिन हमें लगता है कि नहीं वो गलत है, तो वो भी हम कोई किसी तरह का बैरियर नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन सैकड़ों बार चेंज करी गई है, और अगर दोबारा करने की ज़रूरत है तो भी की जाए, हालाँकि शायद इस केस में नहीं पड़ेगी। लेकिन ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं कि ये भारतीय संविधान के खिलाफ है, वो वैसे भी उनका कोई खास मीनिंग नहीं है, क्योंकि संविधान कोई परफेक्ट डॉक्यूमेंट नहीं है, इवॉल्विंग डॉक्यूमेंट है, और उसपे संशोधन, उसपे चेंजेस होते रहते हैं और होते रहने चाहिए, और अगर ज़रूरत पड़ी तो आगे भी होते रहेंगे, जैसे कि ये अमेंडमेंट कर रहे हैं क्या। तो तो उसको कोई सैक्रोसैंक्ट तरीके से नहीं देखना चाहिए, उसको लोगों के बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए, और अगर ज़रूरत पड़ी तो इट कैन बी चेंज टू बेनिफिट मोर पीपल, और क्रिटिकली एग्जामिन करना चाहिए। तो बस ये कुछ मुद्दे थे जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। तो उम्मीद है कि आपको ये पार्ट 2 भी पसंद आया, और अपना सपोर्ट ज़रूर आप ज़ाहिर कीजिए, और चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपना फीडबैक और कमेंट ज़रूर मुझ मेरे साथ शेयर करते रहिए। शुक्रिया।